एक हॉस्पिटल में किसी ने अभी अभी मैस मर्डर किया था। उस फिगर के हाथ में 2 नाइफ्स थीं और उसने हैलोवीन की तरह अपने सिर पर पंपकिन पहन रखा था। इसी बीच किसी और जगह पर एक लड़की जो अभी अभी स्कूल से वापस आई थी, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्राउज करने में व्यस्त थी। वो गर्ल एक डॉग कॉस्प्ले की पोस्ट देखकर हंस पड़ी, जिसमें डॉग ने सूट और पिग मास्क पहना था। नेक्स्ट पोस्ट स्क्रॉल करते समय वो गर्ल अचानक चौंक गई, क्योंकि एक अकाउंट ने अभी अभी उसे फॉलो किया था। उस अकाउंट का नाम था पंपकिन नाइट। क्यूरियोसिटी में गर्ल ने डिसाइड किया कि अकाउंट चेक करे, फॉलो बैक करने से पहले। जैसा कि अकाउंट नेम से समझ में आता था, प्रोफाइल पिक्चर में कोई पंपकिन सिर पर पहने हुए था। पंपकिन के ऊपर एक रिबन बंधी हुई थी। एक बार वो फिर से हंसी, पंपकिन नाइट की प्रोफाइल को मॉक करते हुए कि हैलोवीन आने में अभी बहुत टाइम है। वो इतनी जोर से हंसी कि अपने स्टमक को पकड़ लिया। आखिरकार गर्ल ने फॉलो बैक कर दिया, ये सोचकर कि पंपकिन नाइट एक फनी पर्सन है। फॉलो बैक करने के बाद गर्ल को पंपकिन नाइट से मैसेज आया। पहले तो गर्ल ने सोचा कि पंपकिन नाइट कोई लड़का है जो लड़की बनने का प्रिटेंड कर रहा है। मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ उसने मैसेज खोला। मैसेज का कंटेंट देखकर गर्ल की बॉडी इंस्टेंटली फ्रीज हो गई। पंपकिन नाइट उसका नाम जानता था और लिखा था, अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। असुमी नकतानी पूरी तरह शॉक्ड थी। पंपकिन नाइट उसका नेम जानता था। यह पर्सन कौन था? और बात और भी खराब हो गई, क्योंकि असुमी घर पर अकेली थी। इसी बीच डोरबेल बजी। इससे उसका डर और बढ़ गया। बेल लगातार बजती रही। असुमी ने फिर फोन चेक किया, सोचते हुए कि क्या सच में पंपकिन नाइट उसके लिए आया है। असुमी डिनाई करती रही। डोरबेल की इंसेसेंट रिंगिंग की वजह से असुमी के पास करेज गैदर करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। वो फोन साथ लेकर रूम से बाहर आई, लेकिन उसने डोर तुरंत नहीं खोला। पेरेंट्स अभी वर्क से वापस नहीं आए थे, इसलिए डोर ओपन करने वाला कोई नहीं था। सेकंड फ्लोर से असुमी कॉशियसली विंडो की तरफ बढ़ी। वो नर्वसली पीक की और फ्रंट डोर पर किसी को खड़ा देखा। डिम लाइटिंग की वजह से असुमी को फिगर क्लियरली नहीं दिख रहा था और बॉडी का कुछ हिस्सा गराज रूफ के नीचे छुपा था। वो पर्सन डोर के बिल्कुल सामने खड़ा था। ग्लास से आती हल्की सी लाइट में असुमी को कुछ दिखा। पर्सन के हाथ में एक कार्डबोर्ड बॉक्स था। असुमी के जान में जान आई, रियलाइज करती है कि ये तो डिलीवरी पर्सन है। कुरियर ने उसे बहुत डरा दिया था। असुमी जल्दी स्टेयर से उतरी और ज्यादा सोच विचार किए डोर खोलती है। डोर खुलते ही उसने कार्डबोर्ड बॉक्स पकड़े एक पेल फेस वाले पर्सन को देखा। वो पर्सन वहीं खड़ा रहा और अचानक असुमी की तरफ गिर पड़ा। रिफ्लेक्सिवली उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। वो फ्रस्ट्रेशन में कहने लगी कि कोई प्रैंक कर रहा है। फिर उसे अपने हैंड्स और बॉडी पर स्टिकी चीज फील हुई। शॉक में उसने उसकी बॉडी छोड़ दी और देखा कि उसकी बैक पियर्स थी। असुमी डर से चिल्ला उठी, क्योंकि उसके क्लोथ्स और हैंड्स में ब्लड लग गए थे। उसने पंपकिन और रिबन पहने नाइफ पकड़े ब्लड कवर्ड फिगर को देखा। फिगर ने नाइफ ऊपर किया, उसे स्टैब करने के लिए आगे बढ़ा। असुमी ने घबराते हुए डोर बंद कर दिया। नाइफ डोर में घुस गई। वो डोर खींचती रही, लॉक किया और वहीं बैठ गई। उसकी सांसें तेज हो गईं और वो डर से रोने लगी। वो फिगर पंपकिन नाइट था और सच में उसे मारने आया था। असुमी पैनिक करने लगी, समझ नहीं पा रही थी क्या करे। वो मरना नहीं चाहती थी। अचानक उसे याद आया कि उसके पास फोन है और उसने हेल्प के लिए कॉल करने का डिसाइड किया। लेकिन वो मॉम या डैड को कॉल नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने पुलिस को कॉल करने का डिसाइड किया। वो जैसे ही कॉल करने वाली थी, इनकमिंग कॉल आया। कॉन्टैक्ट फोटो देखकर असुमी को होप की लाइट मिली और उसने कॉल उठाया और मदद मांगने लगी। वो सिचुएशन एक्सप्लेन करने ही वाली थी कि बॉय कजुया ने उसे इंटरप्ट किया। कजुया ने बताया कि नाओको नाम की कोई गर्ल एस्केप हो गई है। ये सुनकर असुमी फ्रीज हो गई। कजुया ने उसे नाओको कोरिनो की याद दिलाई, जो मिडिल स्कूल में उनकी क्लासमेट थी। नाओको को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, लेकिन उसी सुबह उसने नर्सेस और पेशेंट्स को मारकर एस्केप किया। असुमी न्यूज सुनकर स्टन्ड रह गई। इससे पहले कि वो रियलाइज कर पाती, पंपकिन नाइट विंडो से एंटर करके उसके पीछे खड़ा हो चुका था। फोन के दूसरी तरफ से कजुया ने अर्ज किया कि इस न्यूज को टीवी पर चेक करो कि वो झूठ नहीं बोल रहा। नाओको कोरिनो वही गर्ल थी जिसे उन्होंने मिडिल स्कूल में बुली किया था। असुमी घबरा गई और कांपते हुए पीछे देखा। पंपकिन नाइट उसके पीछे था। नाइफ ऑलरेडी उसके पीठ में पियर्स हो चुका था। सामने से असुमी ने पंपकिन नाइट को वाइड स्माइल करते देखा, जबकि वो नाइफ को और अंदर पुश कर रहा था। पंपकिन नाइट ने नाइफ को ब्रूटली निकाल दिया।
असुमी चिल्लाने लगी अपने वूंड को पकड़कर। प्रोफेशनल की तरह पंपकिन नाइट ने नाइफ को स्पिन किया। असुमी अब पूरी तरह अवेयर थी कि वो किससे डील कर रही है। उसकी बॉडी डर से कांप रही थी, वो रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। फोन अभी भी कनेक्टेड था और कजुया की वॉइस सुनाई दे रही थी। असुमी ने नाओको से अपोलोजाइज करने की कोशिश की, लेकिन रिस्पॉन्स अनएक्सपेक्टेड था। पंपकिन नाइट, जिसे नाओको माना जा रहा था, उसने नाइफ स्विंग किया और असुमी की एक आंख स्लैश कर दी। उसकी आंख उसके फेस से बाहर आ गई। कजुया असुमी की स्क्रीम सुनकर पैनिक करने लगा, बार बार पूछता कि क्या हो रहा है। असुमी घर से बाहर भाग गई। रेजिडेंशियल एरिया में कोई नहीं था। दर्द में असुमी भागने की कोशिश करती रही। पंपकिन नाइट उसे फॉलो कर रहा था। असुमी का फोन पकड़े कजुया की फ्रैंटिक कॉल सुनते हुए वो स्माइल कर रहा था। असुमी अनजाने में बिजी हाईवे की तरफ भाग गई, जहां ट्रैफिक भरा था। हॉर्न की लाउड आवाज गूंजी जब ट्रक ड्राइवर शॉक्ड हुआ उसे सामने देखकर। वो टाइम पर ट्रक को रोक नहीं पाया, रिजल्ट फेटल कोलिजन। असुमी की बॉडी मैसिव ट्रक के नीचे क्रश हो गई। ट्रक फाइनली रुका तो उसकी बॉडी रियर व्हील्स में फंसी थी। हॉरिफाइंग ग्रूसम सीन देखकर ट्रक ड्राइवर इमीडिएटली बाहर आया। पंपकिन नाइट साइलेंटली पूरे इंसिडेंट को देख रहा था, तभी कजुया की वॉइस फोन पर सुनी। पंपकिन नाइट ने फाइनली कजुया को बताया कि असुमी मर चुकी है और अगली बारी उसकी है। जैसे ही फोन कॉल एंड हुई, कजुया की बॉडी ठंडी पड़ गई। नेक्स्ट डे असुमी का फ्यूनरल हुआ। उसके फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और टीचर्स गैदर होकर मॉर्निंग करने लगे। एक लड़का पिलर के अगेंस्ट नर्वस खड़ा होकर अपने फोन को देखकर कुछ सोच रहा था। वो कजुया था। कुछ ही देर बाद उसके दो फ्रेंड साकी और अराटा आए। उन्हें पता था कि कजुया लास्ट पर्सन था जिससे असुमी ने बात किया, लेकिन उसने पुलिस को नहीं बताया। तभी एक और लड़के ने इंटरप्ट किया, ये कहते हुए कि पुलिस को रिपोर्ट मत करो वरना पुलिस सस्पेक्ट करेगी। कजुया, साकी और अराटा ने लॉन्ग हेयर्ड बॉय को मुड़कर देखा। उसका नाम नारुतो था। चारों बहुत समय से मिले नहीं थे और ये रियूनियन अब पेनफुल रिमाइंडर लग रहा था उनके मिडिल स्कूल डेज का। हार्यामा हॉस्पिटल, जो मास मर्डर का साइट बना था, वही हॉस्पिटल जिसमें पंपकिन नाइट था, अब टेलीविजन स्टेशन से भरा था। लाइव ब्रॉडकास्ट, इंटरव्यू, पिक्चर्स वगैरह हो रहे थे। सिक्योरिटी ऑफिसर्स हॉस्पिटल यार्ड में क्राउड कंट्रोल करने में ओवरवेल्म्ड थे। रिपोर्ट्स सर्कुलेट हो रहे थे कि 20 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। एक सस्पेक्ट, जिसे पेशेंट कहा जा रहा है, एस्केप कर चुका था। पब्लिक पैनिक में थी। इसी बीच क्राउड से दूर एक रन डाउन प्लेस में एक अनफॉर्म्ड फेस वाली गर्ल कूदते हुए हंस रही थी। वो खुश थी कि टेलीविजन पर सब उसके बारे में बात कर रहे हैं और शायद जल्दी ही सब उससे डरेंगे। टेलीविजन स्क्रीन ऑन था और गर्ल के बगल में एक कॉर्प्स पड़ा था जिसके हेड में होल था। उस बॉडी के ऊपर कैंडल्स जले हुए थे। वो गर्ल नाओको क्रिनोई थी, मैस मर्डर की मास्टरमाइंड, या दूसरे नाम से पंपकिन नाइट। दूसरी तरफ असुमी के फ्यूनरल सेरेमोनी के लोकेशन पर चारों स्टूडेंट्स डिस्कशन कर रहे थे। साकी कहती है कि नाओको किरिनो डिस्गस्टिंग है। सकी समझ नहीं पा रही थी कि नाओको स्कूल में इतनी रिडिकुलस अपीयरेंस के साथ क्यों आती थी। ऐसा बिहेव करके वो इजी टारगेट बन गई बुलिंग के लिए। क्वेश्चन ये था कि अब क्यों? नाओको तो मेंटल हॉस्पिटल में काफी टाइम से लॉक्ड थी। चारों सोच रहे थे कि क्या पंपकिन नाइट सच में नाओको है। साकी ने पूछा कि क्या किसी ने नाओको से कांटेक्ट किया। शायद पंपकिन नाइट नाओको नहीं है। कजुया ने कहा कि वो श्योर नहीं है, लेकिन लास्ट नाइट फोन पर जो वॉइस थी वो किसी छोटे बच्चे जैसी लग रही थी। ये सुनकर तीनों कन्विंस्ड हो गए कि पंपकिन नाइट ही नाओको है। वो लड़की बिल्कुल नहीं बदली। नाओको हमेशा नॉन स्टॉप बातें करती थी, सिर्फ खुद के बारे में सोचती थी, दूसरों के बारे में नहीं। नारुतो ने कहा कि नाओको के पास असुमी का फोन है, हालांकि वो श्योर नहीं है। काजिया ने कहा नाओको के पास अभी भी फोन हो सकता है। उन्होंने प्लान किया कि असुमी के फोन के जीपीएस से नाओको की लोकेशन ट्रैक करेंगे। नारुतो ने सजेस्ट किया कि वे पुलिस से पहले नाओको को पकड़ सकते हैं। फिर उसने आइडिया शेयर किया कि नाओको को मारकर उसे सुसाइड जैसा दिखाए। तीनों शॉक्ड रह गए। वो लोग जोर से चिल्लाने लगे जिससे फ्यूनरल हॉल से बाहर आते लोग अट्रैक्ट हो गए। नारुतो ने तुरंत उन्हें धीरे बोलने को कहा क्योंकि कोई उन्हें सुन सकता था। प्रिंसिपल ने उन्हें सस्पिशियस लुक दिया। वो नर्वसली हंसते हुए वीडियो गेम कैरेक्टर के डेथ का टॉपिक ले आए। प्रिंसिपल ने फाइनली दूसरी तरफ देखा और स्टूडेंट्स को एक जगह पर इकट्ठा होने को कहा क्योंकि एस्मी की बॉडी 1 घंटे में क्रीमेटेड होगी। प्रिंसिपल अभी भी कुछ कह रहा था। वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि स्टूडेंट्स अभी भी गेम्स की बातें कर रहे हैं जबकि उनके एक क्लासमेट की डेथ हो चुकी है। चारों स्टूडेंट्स रिलीफ हो गए
पकड़े जाने से बच गए। उन्हें और केयरफुल रहना होगा। एक सॉफ्ट टोन में साकी ने नारुतो से पूछा कि क्या वो सच में नाओको को मारने का प्लान बना रहे हैं। नारुतो के अकॉर्डिंग यही एक तरीका है। भले ही पुलिस नाओको को पकड़ ले, वो सोचेंगे कि वो इनोसेंट है क्योंकि वो मेंटली इल है। पब्लिक के शांत होने के बाद नाओको फिर से भाग जाएगी और उनके पीछे आएगी। वो लोग डर में नहीं जी सकते। नारुतो इसके लिए रेडी है। पंपकिन नाइट के खौफ को रोकने का सिर्फ एक तरीका है, उसे मार देना, चाहे साथ में या अकेले। नारुतो ने कहा कि वो डरपोक नहीं है। अराता शुरुआत में शॉक्ड हो गया, लेकिन जल्दी ही वो भी नारुतो के आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया। पास खड़ी साकी हैरानी से अराता को देखने लगी। नाओको से डरे अराता को लगा कि नाओको को खत्म करने में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि नाओको हमेशा से उनकी एनिमी रही है। अगर साकी ऐसा करने से डरती है तो नारुतो और अराता अकेले इसे हैंडल कर लेंगे। साकी प्रोटेस्ट करना चाहती थी, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। काजुया चुप रहा, अपने दोस्तों को आर्ग्यू करते हुए देखता रहा। यह सब पहले जैसा ही था। काजुया नाओको को बुली होने से रोक नहीं पाया था। नारुतो ने काजुया का फोन मांगा। चूंकि काजुया और असुमी अक्सर ईमेल्स एक्सचेंज करते थे, वो नाओको को उसी से ट्रैक कर सकते थे। काजुया हेजिटेट करने लगा, जैसे कि वो अपना फोन देने को तैयार नहीं था। गुस्सा होकर अरादा ने काजुया पर चिल्लाया कि फोन दो। साकी भी गुस्सा हो गई। उसे लगा कि काजुया बहुत धीरे मूव कर रहा है, जबकि नाओको उन्हें टारगेट कर रही है। आखिरकार काजुया ने एक लंबी सांस ली और अपना फोन ऑन किया। लेकिन जैसे ही उसने फोन ऑन किया, पंपकिन नाइट से एक मैसेज पॉपअप हुआ। हैलोवीन पंपकिन हेड वाली लड़की का प्रोफाइल देखकर काजुया शॉक हो गया। साकी ने काजुया के फोन पर नजर डाली और बोली कि पंपकिन नाइट ने उसे भी कल फॉलो किया था। बिना कुछ सोचे साकी ने भी पंपकिन नाइट को फॉलो बैक कर लिया था। साकी ने अपने तीनों दोस्तों को पंपकिन नाइट का अकाउंट दिखाया। पता चला कि सिर्फ साकी और कजरिया ही नहीं, अराटा और नारुतो को भी फॉलो किया गया था। हवा में टेंशन भर गई। पंपकिन नाइट ने सबको एक ही टाइम पर फॉलो किया था। हालांकि हैलोवीन अगले महीने है, साकी को शक हुआ कि पंपकिन नाइट का अकाउंट नाओको ही चला रही है। साकी ने अपने दोस्तों को वार्न किया कि नाओको की पागलपन का कारण वही हैलोवीन पंपकिन है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने पास्ट में नाओको के साथ जो किया था। क्या यह उनके पाप का बदला है? वो सब डूम्ड हैं। डर के मारे साकी भाग गई। उसके तीनों दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन साकी दौड़ती रही, आंखों से आंसू बहते रहे। नारुतो ने कर्ज किया। वो साकी को अकेले नहीं छोड़ सकते क्योंकि नाओको आसपास हो सकती है। नारुतो ने सोचा कि साकी एक अच्छा बेट हो सकती है नाओको को बाहर लाने के लिए। अजीब मुस्कान के साथ नारुतो ने सजेस्ट किया कि उन्हें साकी को फॉलो करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तीनों ने उसे खो दिया। भीड़भाड़ वाले फ्यूनरल हॉल में काजुया, नारुतो और अराटा ने घबराकर साकी को सर्च किया। उन्होंने अलग अलग होकर दौड़ना शुरू किया। नारुतो ने दोस्तों को इंस्ट्रक्ट किया कि जैसे ही साकी उन्हें मिले, उसे तुरंत कॉल करें। उधर साकी इमरजेंसी स्टेयरवे पर बैठी अनकंट्रोलेबली रो रही थी। उसकी बॉडी डर से कांप रही थी। साकी बार बार कह रही थी कि वो मरना नहीं चाहती। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। आवाज ने पूछा कि साकी का मतलब क्या है कि वो मरना नहीं चाहती। शॉक्ड होकर साकी मुड़ी और देखा कि प्रिंसिपल सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था। साकी उठ खड़ी हुई, जाने को तैयार, लेकिन हियोकावा ने अचानक मेंशन किया कि उसने सुना है साकी मिडिल स्कूल में असुमी के करीब थी। हियोकावा ने पूछा कि क्या साकी असुमी की डेथ के बारे में कुछ जानती है। शक था कि असुमी की डेथ एक्सीडेंट नहीं थी। हियोकावा को शक था कि साकी और उसके तीनों दोस्त कुछ जानते हैं। जैसे ही साकी मना करने वाली थी, वो शॉक से फ्रीज हो गई। किसी ने प्रिंसिपल के सिर में नाइफ घोंप दिया। साकी पसीने से भीग गई। उसकी आंखें फैल गईं जब उसने पंपकिन नाइट को हियोकावा के पीछे खड़ा देखा। पंपकिन नाइट अपने पंपकिन मास्क के पीछे से स्माइल कर रही थी, जैसे वो पूरे टाइम साकी का वेट कर रही थी। साकी बहुत बुरी तरह से रोने लगी। वो नाइफ को आगे पीछे हिलाने लगी। ये देखकर साकी और भी डर गई। पंपकिन नाइट ने हियोकावा के सिर से नाइफ खींचा। उसका ब्लड साकी के शरीर पर फैल गया। हियोकावा गिरा और इंस्टेंटली मर गया। पंपकिन नाइट ने अपने हाथ में नाइफ को स्पिन किया। साकी पीछे हटने लगी, लेकिन हियोकावा के खून से स्लिप होकर गिर गई। पंपकिन नाइट ने हियोकावा के सिर को कुचलते हुए साकी की ओर जंप किया। पंपकिन नाइट ने अपने नाइफ के हैंडल वाले पार्ट से साकी पर अटैक किया।
साकी ने अपना फेस पकड़ा और अनबेरेबल पेन से जमीन पर रोलिंग करने लगी। वो चिल्लाई, उसकी नाक फट चुकी थी। पंपकिन नाइट ने साकी को शांत किया जैसे किसी क्राइंग बेबी को शांत करते हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। साकी के रोने के लिए अभी बहुत टाइम था। पंपकिन नाइट उसके स्टमक पर बैठ गई और उसके चेहरे पर नाइफ के हैंडल से बार बार वार करने लगी। फ्यूनरल बिल्डिंग के हॉलवे में नारुतो इधर उधर साकी को ढूंढ रहा था। उसे पता नहीं था वो कहां भाग गई है, लेकिन उसे यकीन था वो दूर नहीं गई होगी। नारुतो ने फाइनली डिसाइड किया कि वो साकी को कॉल करेगा। कुछ लड़कियां जिन्होंने नारुतो को नोटिस किया ब्लश करने लगीं। वो उसकी फैंस थीं। थोड़ी देर बाद एक लड़की नारुतो के पास आई और पूछा कि क्या कुछ हुआ है। उसने गेस किया कि नारुतो किसी को खोज रहा है और उसे डार्लिंग भी कहा। नारुतो ने अनॉयड फेस के साथ मन में कहा उसे भी ऐसे टाइम पर आना था। उसने उस लड़की को इग्नोर किया जिसका नाम नोमिजू था और जल्दी से कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली नोमिजू ने उस पर विश्वास नहीं किया और उसका पीछा करती रही। नारुतो के सीरियस एक्सप्रेशन को देखकर नोमिजू को यकीन हो गया कि कुछ न कुछ है। उसने हेल्प ऑफर की, लेकिन नारुतो ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसने नोमिजू से कहा कि चुप रहो और अकेला छोड़ दो। नारुतो नोमिजू को डील नहीं करना चाहता था क्योंकि वो उसे बोरिंग लगती थी। उसने साफ कर दिया कि उनके बीच कभी रिलेशनशिप नहीं था। नोमिजू चुप रही, फिर स्मर्क करते हुए पूछा कि हाल ही में मरी हुई लड़की आसुमी क्या नारुतो की जूनियर हाई स्कूल फ्रेंड थी। नारुतो तुरंत रुक गया और नोमिजू की ओर मुड़ा। वो उसकी रिएक्शन देखकर खुश हो गई। उसने कहा कि उसे नारुतो के सारे छोटे छोटे सीक्रेट्स पता हैं। आसुमी की डेथ सुनने के बाद से ही नारुतो अजीब बिहेव कर रहा था। नोमिजू जानना चाहती थी कि क्या इसके पीछे कुछ और भी है। नारुतो का चेहरा फ्यूरियस हो गया। नोमिजू ने कहा कि उसे मत डराओ क्योंकि वो उसकी साइड में है। इसी बीच दीवार के पीछे कजुया छिपा हुआ था। नारुतो और नोमिजू की बातों को ऑब्जर्व कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि नारुतो उसे देख नहीं लेगा। तभी एक इमरजेंसी अलार्म की आवाज ने सभी फ्यूनरल गेस्ट्स को चौंका दिया। स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हो गए और बाहर भागने लगे। टीचर्स ने केओस को शांत करने की कोशिश की और स्टूडेंट्स को बाहर निकलने के लिए गाइड किया। लोग एक दूसरे को पुश करने लगे। कजुया और उसके दोस्त भी बाहर जाने पर मजबूर हो गए। नोमिजू ने नारुतो का हाथ पकड़कर उसे खींचा। नारुतो ने स्ट्रगल किया और कहा, उसे छोड़ दो। अपर फ्लोर से पंपकिन नाइट ने आसानी से केओस को ऑब्जर्व किया। हाथ में नाइफ पकड़े हुए वो एक ट्रॉली पुश कर रही थी। बैग मूव कर रहा था और मफल्ड साउंड्स आ रही थीं। अनॉयड होकर पंपकिन नाइट ने नाइफ के हैंडल से उस फिगर को स्ट्राइक किया और कहा, चुप रहो। कुछ ही देर बाद वो फिगर साइलेंट हो गया। पंपकिन नाइट ट्रॉली को पुश करते हुए फ्यूनरल रूम की ओर ले गई, जहां असुमी की कॉफिन रखी थी। कमरा खाली था क्योंकि सब भाग चुके थे। पंपकिन नाइट ने असुमी की फोटो देखी और उसे ग्रीट किया। उसने कहा कि अब चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड भी वही हाल देखने वाली है। बाहर कुछ टीचर्स शॉक्ड थे क्योंकि किसी ने जानबूझकर इमरजेंसी अलार्म दबाया था। किसी ने फायर नहीं देखा। टीचर्स को विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी ने मॉर्निंग सेरेमोनी में ऐसा प्रैंक किया। कजुरिया ने आस-पास देखा। नारुतो अब भी नोमिजू के चिपके रहने से परेशान था। बाकी स्टूडेंट्स फॉल्स अलार्म से फ्रस्ट्रेट थे। चारों ओर देखते हुए कजुया ने महसूस किया कि साकी वहां नहीं है। उसे शक हुआ कि साकी ने ही अलार्म ट्रिगर किया होगा। थोड़ी देर बाद अराटा आया और पूछा कि क्या कजुया ने साकी को देखा है। कजुया ने मना किया। अराटा ने गेस किया कि शायद साकी घर चली गई। तभी अराटा का ध्यान नारुतो के साथ खड़ी लड़की पर गया। उसने काजुया से पूछा कि वो कौन है। काजुया ने कहा कि वो बस एक लड़की है जो पूरे दिन नारुतो का पीछा कर रही है। उसने ये भी कहा कि नारुतो और नोमिजू समहाउ कनेक्टेड हैं। अराटा उसकी बात सुनकर सरप्राइज हो गया। लगता था कि नारुतो के बैड बिहेवियर का असर आसुमी पर पड़ा था। अराटा ने फ्यूनरल हॉल के एंट्रेंस की ओर देखा और पाया कि आसुमी के कॉफिन को क्रीमेशन साइट पर ले जाया जा रहा है। सभी स्टूडेंट्स लाइन में खड़े होकर स्टाफ के लिए रास्ता साफ कर रहे थे। सब रो रहे थे। अभी तक उसकी डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। व्हीकल धीरे धीरे बॉडी लेकर निकल गया। कजुया ने दो लड़कियों को गॉसिप करते सुना कि असुमी के बॉडी की हालत खराब थी। कॉफिन को टाइटली सील कर दिया गया था। पूरा बॉडी ट्रक के व्हील्स के नीचे क्रश हो गया था। फेस भी डिस्ट्रॉयड था। लड़कियां डिस्गस्ट से बात कर रही थीं कि कोई भी उसका फेस नहीं देख पाएगा। क्रिमेशन ही बेटर है।
काजुया उनकी बातें सोच ही रहा था कि उसने ऊपर देखा और एक फिगर को रूफ पर वेविंग करते पाया। वो पंपकिन नाइट थी। वेव करने के बाद पंपकिन नाइट गायब हो गई। काजुया चिल्लाया उसे रोकने के लिए, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ पंपकिन नाइट ने हाथ हिलाया था। काजुया ने तुरंत अटेंशन उस व्हीकल पर दिया जिसमें असुमी का कॉफिन था। वो ऑलरेडी फ्यूनरल ग्राउंड छोड़ चुका था। काजुया को शक हुआ कि साकी उसी के अंदर है। काजुया ने तुरंत अराटा और नारुतो को बताया। दोनों शॉक्ड रह गए। अलार्म सिर्फ डिस्ट्रैक्शन था। साकी को जिंदा जलाया जाने वाला था। प्रूफ न होने के बावजूद उन्हें चेस करना था। पंपकिन नाइट रूफटॉप से सब ऑब्जर्व कर रही थी। उसके शरीर पर कटे फटे घाव थे। काजुया ने तुरंत दोस्तों से कहा कि टैक्सी बुलाओ। पंपकिन नाइट ने गुस्से से काजुया को देखा और सोचा कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, उनके लिए कोई माफी नहीं है। तीनों गेट तक पहुंचे ही थे कि अचानक लोगों की चीखों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने मुड़कर देखा तो हियोकावा की बॉडी रूफटॉप से लटकी हुई थी। उसकी बॉडी अलग अलग शार्प ऑब्जेक्ट्स जैसे सिजर्स, नाइव्स, स्क्रू ड्राइवर्स और बॉक्स कटर्स से भरा था। उसकी जीभ बाहर लटक रही थी। उसका स्टमक काटा गया था। यह दृश्य बेहद ग्रूसम था। स्टूडेंट्स का क्राउड इकट्ठा हो गया और सब नॉजिएटेड हो गए। अराता और नारुतो पहचान गए कि वो कौन था, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था। काजुया गुस्से से दौड़ पड़ा। नाओको अब उन सबको टारगेट कर रही थी। उन्हें साकी को जल्दी बचाना था। अराता और नारुतो ने भी मजबूरी में उसका पीछा किया। मेन रोड पर पहुंचते ही एक टैक्सी गुजरी और उन्होंने उसे रोक लिया। तीनों जल्दी से उसमें बैठ गए, ये जानते हुए कि उन्हें क्रीमेटोरियम पहुंचना है। ड्राइवर ने हेजिटेट किया और पूछा कि क्या वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं। उसे लगा शायद वो ट्रूएंट्स हैं। नारुतो ने तुरंत सैड एक्सप्रेशन बनाया और कहा कि जो लड़की अभी मरी है वो उसकी लवर थी। वो उसे कन्फेस नहीं कर पाया और अब वो उसे राख बनने से पहले गुड बाय कहना चाहता है। ड्राइवर ट्रैजिक लव स्टोरी सुनकर इमोशनल हो गया और सिंपैथी में कार तेज चला दी। नारुतो के दोस्तों को शॉक लगा कि नारुतो सीक्रेटली असुमी से प्यार करता था। ड्राइवर ने सबको कहा कसकर बैठो और वो तेजी से चल पड़ा। काजुया क्यूरियोसिटी से पूछ बैठा कि क्या नारुतो सच में असुमी से प्यार करता था। इरिटेटेड होकर नारुतो ने काजुया को इडियट कहा और बताया कि वो बस एक्टिंग कर रहा था ताकि ड्राइवर और सवाल न करे। काजुया ने हंस दिया। कार तेजी से भागी और रोड्स क्लियर थीं। स्पीड बढ़ती जा रही थी और उन्हें लगा कि शायद ड्राइवर उन्हें नाओको से पहले ही मार देगा। टेंशन के बीच काजुया ने विंडो से बाहर देखा और पाया कि सामने पंपकिन नाइट खड़ी है। पंपकिन नाइट, काजुया और अराटा की नजरें एक दूसरे से मिलीं। अराता और काजुया शॉक हो गए, ये जाने बिना कि लड़की को मोटरसाइकिल कहां से मिली। एक मेटल पाइप भी पंपकिन नाइट की पीठ पर बंधा हुआ था। उसने स्मर्क किया, पाइप उठाया, मोटरसाइकिल को एक्सेलरेट किया और कार की विंडशील्ड पर मारा, जिससे वो क्रैक हो गई। ड्राइवर ने इंस्टिंक्टिवली कार को स्वर्व किया और पूरी ताकत से ब्रेक्स लगाए, लेकिन कार की हाई स्पीड की वजह से क्रैश अवॉइड नहीं हो सका और वे गार्डरेल से टकरा गए, जिससे कार का फ्रंट बुरी तरह बर्बाद हो गया। मेटल गार्डरेल भी गाड़ी के अंदर घुस गया। पंपकिन नाइट ने थोड़ी देर रुककर सीन को ऑब्जर्व किया। कार के अंदर काजुया अभी भी कॉन्शियस था और दर्द से कराह रहा था। उसके सिर से खून टपक रहा था जो फ्रंट सीट से टकराया था। सिर पकड़ते हुए काजुया ने देखा कि ड्राइवर गार्डरेल से इंपेल्ड हो चुका था, जो विंडशील्ड से होकर आया था, और उसे इंस्टेंटली मार दिया। काजुया ने एक स्टाइफल्ड चीख निकाली। खिड़की के बाहर उसने देखा कि पंपकिन नाइट अभी भी मोटरसाइकिल पर बैठी उसे देख रही थी। उनकी नजरें मिलीं। काजुया घबराकर कार से बाहर निकल गया, लेकिन पंपकिन नाइट ने इंजन स्टार्ट किया और तेजी से वहां से निकल गई। वो जल्दी में लग रही थी। काजुया की प्रेजेंस की उसे परवाह नहीं थी। क्या उसने शुरू से ही उन सबको टारगेट किया था? तो अब क्यों छोड़ रही थी? कंफ्यूज्ड, काजुया ने उसे दूर जाते देखा और फिर कोलैप्स हो गया। बेहोश होने से पहले उसने साकी से माफी मांगी कि वो उसे बचा नहीं सका। इस बीच साकी धीरे धीरे कॉन्शियसनेस रीगेन कर रही थी और उसने अपनी आंखें खोली। वो शॉक हो गई जब उसने खुद को एक डाइम सफोकेटेड जगह पर पाया जहां विजिबिलिटी बहुत कम थी। लेकिन साकी न बोल पा रही थी, न शरीर हिला पा रही थी, क्योंकि वो क्लॉथ से कसकर बंधी हुई थी। उसे लगा कि वो किसी कंटेनर में है जिसे लोग उठा रहे हैं। काजुया का गैस सही था।
साकी सच में असुमी के कॉफिन के अंदर थी। साकी ने महसूस किया कि उसका शरीर रिस्ट्रेन्ड है और उसके नीचे कोई है। वो किसी के ऊपर लेटी हुई थी। जितना देख सकती थी उसने उस व्यक्ति के होंठ देखे। होंठों के नीचे एक मोल था। साकी को याद आया कि होंठों के नीचे तिल असुमी का था। अगर ये असुमी की बॉडी है तो इसका मतलब साकी कॉफिन के अंदर है। साकी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अभी भी मरना नहीं चाहती थी, लेकिन यहां से कैसे निकले? वो तो मुंह भी नहीं खोल पा रही थी। क्रिमेशन साइट के पास ही पंपकिन नाइट मोटरसाइकिल पर आराम से बैठी क्रिमेशन सीन रिकॉर्ड कर रही थी। वह किसी चीज का वेट कर रही थी। थोड़ी ही देर में कुछ एक्साइटिंग होने वाला था। पंपकिन नाइट ने असुमी और साकी से विदाई ली, जो जल्द ही हेवन जाने वाली थी। असुमी का कॉफिन क्रिमेशन फर्नेस की तरफ धकेला गया और ग्रीविंग फैमिली अभी भी शॉक में थी। साकी, जो कॉफिन के अंदर फंसी थी, पैनिक में थी। उसे जलाया जाने वाला था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। साकी ने फर्नेस का डोर खुलने की आवाज सुनी। वो डर गई और सिर्फ चुपचाप रो सकती थी। लड़की अभी मरने के लिए रेडी नहीं थी। सबने असुमी को लास्ट रिस्पेक्ट दिया और कॉफिन फर्नेस में डाल दिया गया। कॉफिन के अंदर साकी को महसूस हुआ कि कॉफिन फर्नेस में पुश किया जा रहा है। उसने बाहर वालों से रोकने की भीख मांगी, लेकिन लड़की सिर्फ अपने दिमाग में चीख सकती थी। फर्नेस डोर बंद कर दिया गया और क्रिमेशन फायर इग्नाइट हो गई। फायर ने जल्दी ही कॉफिन और उसके अंदर के बॉडी को कंज्यूम कर लिया। लोग असुमी के लिए प्रार्थना करते रहे। चिमनी से ब्लैक स्मोक निकली। इससे पंपकिन नाइट बहुत खुश हो गई। वो थ्रिल्ड थी और रिकॉर्डिंग जारी रखी। अब एक और शिकार पकड़ा गया और जिंदा रोस्ट हो रहा था। पंपकिन नाइट अपनी खुशी मना ही रही थी कि तभी एक पुलिस कार उसके पास आकर रुकी। 2 फीमेल ऑफिसर्स बाहर निकली और पंपकिन मास्क वाली लड़की के पास आईं। सीनियर ऑफिसर बिना शक किए पास आई, ये सोचकर कि पंपकिन नाइट बस एक हाई स्कूल गर्ल है जो स्कूल बंक करके घूम रही है। सीनियर ऑफिसर ने पूछा कि वो यहां क्या कर रही है और किसकी मोटरसाइकिल चला रही है। सीनियर ऑफिसर ने पंपकिन नाइट का पंपकिन हेड पकड़ते हुए कहा कि हैलोवीन के लिए अभी बहुत जल्दी है और उसे मास्क हटाने को कहा। लेकिन जो उसने देखा वो उसकी उम्मीद से परे था। पंपकिन नाइट ने ऑफिसर के गले में नाइफ घोंप दिया, जो सिर के ऊपर तक चला गया। किसी को नहीं पता चला कि लड़की ने नाइफ कहां छुपा रखा था। सीनियर ऑफिसर तुरंत मर गई। पंपकिन नाइट ने नाइफ निकाल लिया। दूसरी ऑफिसर शॉक में जम गई, लेकिन जल्द ही खतरे को समझकर वो जल्दी से अपनी कार की तरफ भागी। लेकिन पंपकिन नाइट ने उसे भागने नहीं दिया। उसने अपनी पीठ पर लटका मेटल पाइप निकाला और भागती ऑफिसर की तरफ फेंक दिया। पाइप ऑफिसर के सिर में घुस गया और वो इंस्टेंट मर गई। दोनों ऑफिसर्स को मारने के बाद पंपकिन नाइट फिर से क्रिमेशन सीन रिकॉर्ड करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऑफिसर्स के बॉडीज सड़क पर पड़ी रही। उनमें से एक ऑफिसर रोड गार्ड्स की हेड थी। पंपकिन नाइट ने उसे बाद में रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड करने का सोचा। क्रिमेशन फर्नेस में फायर कॉफिन को जलाती रही। आखिरकार साकी के मुंह को बांधने वाला कपड़ा जलकर हट गया और वो आजाद हो गई। आग में जलते हुए भी साकी ने फर्नेस डोर को लात मारी और चीखने की कोशिश की। जिसने भी आवाज सुनी वो शॉक में डोर की तरफ देखने लगा। जब सबने कंफर्म कर लिया कि आवाज सच में अंदर से आ रही है और कोई अब भी जिंदा है, तो वे फायर बुझाने और डोर खोलने दौड़े। फ्यूनरल स्टाफ घबरा गए और आखिरकार फायर बुझा दी गई। स्मोक से भरे फर्नेस डोर को खोला गया। कॉफिन रखने वाला प्लेटफॉर्म बाहर निकाला गया। बॉडी सच में इतनी जल चुकी थी कि पहचान में नहीं आ रही थी और अब सबने कुछ डरावना देखा। हालांकि बॉडी आधा जला हुआ था, परिवार वालों ने समझ लिया कि यह असुमी का चेहरा नहीं है। उन्होंने 2 बॉडीज को आपस में चिपका देखा, जिनमें से नीचे असुमी की बॉडी थी और ऊपर दूसरा। सब डर के मारे साकी को घूर रहे थे, जो मदद की भीख मांग रही थी, और ये सोच रहे थे कि ये ऊपर वाली बॉडी किसकी है। साकी कराह उठी। उसकी जली हुई स्किन असुमी की स्किन से चिपकी हुई थी और जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की, उसकी स्किन और फ्लैश असुमी के बॉडी के साथ खींच गई। लोग इस दृश्य को देख नहीं पाए और उल्टी करने लगे। साकी ने किसी की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की और आखिरकार मदद की गुहार लगा पाई। हॉस्पिटल में काजुया बंधे सिर के साथ अकेला वेटिंग चेयर पर बैठा था। वो फोन स्क्रॉल कर रहा था और न्यूज पढ़ रहा था, जिसमें असुमी, हियोकावा और 2 पुलिस ऑफिसर्स के ट्रैजिक मर्डर के बारे में लिखा था। नाव को हद से आगे निकल चुकी थी। वो किसी को भी मार सकती थी जो उसके रास्ते में आता।
कुछ ही देर बाद नारुतो और अराटा कजुया के पास आए। नारुतो ने कहा कि नाओको के एक्शन से लगता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता था कि कोई मरे। उसका गोल था कजुया और उसके दोस्तों को डराना, जब तक कि वे नाओको के सामने सबमिट न करें। या शायद नाओको सिर्फ एक ऐसी पर्सन थी जिसे कत्ल करना पसंद था। कजुया ने अपना सर नीचे किया, नारुतो के वर्ड्स को रिफ्यूज नहीं कर पा रहा था। कजुया ने फिर टॉपिक चेंज किया, अराटा और नारुतो की कंडीशन के बारे में पूछते हुए। नारुतो का हाथ ग्लास के टुकड़े से कट गया था, जिससे केवल एक हाथ इंजर्ड हुआ, जिसे ब्रेस की जरूरत थी। अराटा को केवल माइनर स्क्रैचेस आई थीं। एक्सीडेंट में किसी को भी सीवियर इंजरीज नहीं हुई थीं। गुड न्यूज ये थी कि साकी भी उस हॉस्पिटल में ट्रीट हो रही थी और अभी वो आईसीयू में थी। डॉक्टर्स और नर्सेज ने उसे जिंदा रखने के लिए बहुत मेहनत की, क्योंकि वो लगभग जलकर मर चुकी थी। काजुया, अराटा और नारुतो इस बात के लिए ग्रेटफुल थे कि साकी अभी भी जिंदा थी, हालांकि उसकी कंडीशन बहुत बुरी थी। ये एक मिरेकल था। आईसीयू में डॉक्टर ने एक्स्ट्रा केयर प्रोवाइड किया। काजुया ने अराटा और नारुतो को अपनी इंटेंशन बताई कि वो सभी घटना को खत्म करना चाहता है। सब कुछ उनके कंट्रोल से बाहर चला गया था। अच्छा, यही होगा अगर वे पुलिस को बताएं कि उन्हें क्या पता है। पुलिस को यह जानना जरूरी था कि मिडिल स्कूल के दौरान की गई बुलिंग ही इन मर्डर्स का कारण था। कजुया और लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता था, क्योंकि उन्होंने पुलिस से यह छुपाया था। अब पुलिस सब कुछ को हैंडल करने देना चाहिए। अराटा और नारुतो ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर डीप ब्रेथ लिया। अंततः उन्होंने कजुया के सजेशन से एग्री किया कि पुलिस को रिपोर्ट किया जाए। आईसीयू में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन बीप करने लगी। मशीन पर वेव फॉर्म धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन में बदल गई। नर्स ने तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म किया। डॉक्टर ने साकी को पुकारा। साकी की आंखें खुल चुकी थीं, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। हालांकि डॉक्टर नहीं जानता था कि साकी के साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर ने साकी को रियश्योर करने की कोशिश की, कहते हुए कि वो उसकी मदद करेगा और साकी से रुकने को कहा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन फिर से लाउडली बीप हुई। साकी की हार्ट बीट अनस्टेबल थी और वो शॉक में थी। डॉक्टर और नर्सेज ने सोचा कि साकी अभी भी ट्रैजिक इवेंट से ट्रॉमेटाइज्ड है और उसे शांत करने की कोशिश की। हालांकि उनकी सभी असम्पशंस गलत थीं। साकी असल में देख रही थी कि पंपकिन नाइट वेंट से निकल रही थी। साकी और हड़बड़ाने लगी और डॉक्टर और नर्सेज स्ट्रगल करने लगे उसे रोकने के लिए। पंपकिन नाइट ने स्माइल किया, अपने हाथ में नाइफ को दिखाते हुए। एक डाइनिंग रेस्टोरेंट में 2 मेन और 2 विमेन अपनी डिनर एंजॉय कर रहे थे। उन्होंने अपने लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम रिजर्व किया था। हालांकि वे सिर्फ फूड एंजॉय नहीं कर रहे थे, वे एक बंदे को बुली भी कर रहे थे। एक आदमी ने अपने हाथ को चश्मे वाले आदमी के कंधे पर रखा और सामने वाली 2 महिलाओं से कहा कि वो यूजलेस है। बुली किए जा रहे आदमी का नाम तनागुची था। चाहे वो कुछ भी करे, तनागुची को हमेशा फूलिश माना जाता था। तनागुची बचपन से बुलिंग का शिकार रहा था। दोनों लड़कियां जो ये सुन रही थीं, मुस्कुरा रही थीं, किसी को टॉर्मेंट होते देख एंजॉय कर रही थीं। बुली ने तनागुची के हेड को पैट किया। बचपन से तनागुची एक पैथेटिक डॉग था जो नई ट्रिक्स नहीं सीख सकता था, इसलिए उसे कभी इससे छुटकारा नहीं मिला। तनागुची इनसिक्योर, अनरिमार्केबल और लाइफ एक्सपीरियंस में कम था। बुली की कंपनी तनागुची जैसे लोगों से भरी थी। बुली ने तनागुची को आदेश दिया कि वो बोले, लाइफ मजेदार है, लेकिन तनागुची साइलेंट रहा, जिससे बुली का गुस्सा और बढ़ गया। बुली ने रिपीटेडली तनागुची के फेस को पंच किया। दोनों विमेन जो देख रही थीं उसे रोकने का कोई इंटेंशन नहीं रखती थीं। वे सिर्फ हंस रही थीं। तनागुची ने रेजिस्ट नहीं किया, वो इस ट्रीटमेंट से यूज्ड टू था। थोड़ी देर बाद तनागुची सडनली खड़ा हुआ, सबको सरप्राइज करते हुए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो फाइट बैक करेगा। इसके बजाय उसने रेस्टरूम जाने की परमिशन मांगी। तनागुची की सडन एक्शन ने बुली को अनईजी फील कराया। हालांकि उसने जल्दी से अपने फोन को निकाला और सामने वाली 2 लड़कियों को कुछ दिखाया। कुछ दिन पहले बुली ने देखा था कि तनागुची अपने फोन पर एक कॉमिक पढ़ रहा था जो असली लग रही थी। कॉमिक में एक मास्कड डीमन गर्ल लोगों को मारते हुए घूम रही थी। बुली ने हॉरिफाइंग इमेज दोनों को दिखाई, जिससे उन्हें घिन आने लगी और उनका मन खराब हो गया। कॉमिक का कंटेंट ट्रैजिक मर्डर्स और ब्लड से भरा हुआ था, जो कि बेहद डिस्गस्टिंग था। बुली कन्विंस था कि तनागुची ऐसी चीजें पढ़ते हुए अभी या बाद में क्रिमिनल बन जाएगा। जब तनागुची फाइनली वापस आया,
बुली ने तुरंत उसे आदेश दिया कि वो उसके पास वापस बैठ जाए, क्योंकि वो उसे एक लेसन सिखाना चाहता था। लेकिन इसके बजाय उसे चेस्ट में नाइफ का स्टैब लगा। उसके पीछे एक फिगर थी जो हैलोवीन पंपकिन मास्क पहने हुए थी। दोनों लड़कियां जो ये सीन देख रही थीं, उनकी चीख निकल गई। साकी हड़बड़ा रही थी, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। डॉक्टर और नर्सेज अभी भी साकी को पकड़े हुए थे, जो शॉक में मानी जा रही थी। डॉक्टर ने एक नर्स को सेडेटिव लाने का आदेश दिया। जैसे ही नर्स सिरिंज लेने के लिए मुड़ी, वो सीधे पंपकिन नाइट के सामने आ गई। बिना हेजिटेशन के पंपकिन नाइट ने अपनी नाइफ नर्स के फेस में घोंप दी। डॉक्टर और नर्सेज ने शॉक में अपनी आंखें चौड़ी कर दी जब उन्होंने देखा कि उनके कॉलीग के सर में नाइफ घुसा हुआ है। नर्स गिर गई और इंस्टेंट मर गई। जो फीमेल नर्सेज अपने कॉलीग की बॉडी देख रही थीं, उसने चिल्लाया, सोचते हुए कि क्या हो रहा है। वो ये भी सोच रही थी कि नाइफ कहां से आई। इस बीच साकी, जो रेस्पिरेटर पर थी, मूव नहीं कर सकती थी। पंपकिन नाइट सर्जिकल टूल्स की तरफ बढ़ी, उनमें से चुन रही थी। पंपकिन नाइट स्ट्रगल्ड कर रही थी, अनश्योर थी कि सिजर्स उठाए या स्कैल्पल, लेकिन उसकी अटेंशन एक कटिंग टूल की ओर गई जो स्पिन कर सकता था। लड़की ने टूल उठाया, उसे ऑन किया और डॉक्टर की तरफ चार्ज किया। डॉक्टर ने एक हाथ से अटैक को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, जिससे फास्ट स्पिनिंग मशीन ने उसके हाथ को काट दिया। पंपकिन नाइट ने टूल को नहीं छोड़ा और उसे प्रेस करती रही। डॉक्टर का हाथ पूरी तरह से कट गया। साकी चीखना चाहती थी, लेकिन उसका मुंह रेस्पिरेटर से ढका हुआ था और उसके पास स्ट्रेंथ नहीं थी। डॉक्टर, जिसका हाथ कट गया था, बेड के पास बैठ गया। पंपकिन नाइट ने टूल उठाया और उसे डॉक्टर के फेस में स्मैश कर दिया। एक ही इंस्टेंट में पंपकिन नाइट ने 2 लोगों को मार दिया। अब सिर्फ 2 नर्सेस बची थीं, जो शॉक में खड़ी थीं अपने मर्डर्ड कॉलीग्स को देखकर। उन्होंने केवल तभी अपनी प्रतिक्रिया दी जब पंपकिन नाइट ने उन्हें देखा। दोनों नर्सेस जल्दी से पीछे हटीं और भागने लगीं। पंपकिन नाइट उन्हें एस्केप नहीं करने दे रही थी। वो फिर से सर्जिकल टेबल के पास गई, कई स्कैल्पल्स और सिजर्स उठाए और उन्हें 2 नर्सेस की तरफ फेंक दिया, जो एग्जिट की ओर जा रही थी। उन्हें भागने देना पंपकिन नाइट का मजा खराब कर सकता था। वो अपने शिकार को भागने नहीं दे सकती थी। सिजर्स और स्कैल्पल्स दोनों नर्सेस की बैक पर लगे, जिससे वो दोनों कराह उठीं, हालांकि वे डोर के पास ही थीं। बढ़ते फियर के साथ उन्होंने पीछे देखा जब पंपकिन नाइट और सर्जिकल इक्विपमेंट लेकर उनकी तरफ बढ़ रही थी। पंपकिन नाइट बहुत एक्साइटेड थी। अब समय था सर्जन बनने का। ब्रूटली पंपकिन नाइट ने अपने हाथ में नाइफ दोनों नर्सेस की तरफ थ्रस्ट किया। साकी, जो सीन देख रही थी, पंपकिन नाइट से ऐसा न करने को कहने लगी। साकी की आवाज सुनकर नाओको इमीडिएटली अपने एक्शंस रोक दी और अपना ध्यान साकी पर केंद्रित किया, जो अभी भी बेड पर लेटी थी। नाओको ने पूछा कि क्या साकी मजाक कर रही है, ये क्वेश्चन करते हुए कि साकी मर्डरर से मारना रोकने को क्यों कह रही है, जबकि अगली बारी उसकी थी। नाओको के वर्ड्स ने साकी को और डराया, जिससे उसके आंसू और बढ़ गए। पंपकिन नाइट ने फ्लोर की तरफ देखा और उसे एक अच्छा आइडिया आया। नाओको ने टूल उठाया, जिसका यूज उसने डॉक्टर को मारने में किया था, उसे पीछे खींचा और उसके वायर को कट किया। नाओको ने कहा कि उसे ड्रामा बहुत पसंद है और अब वो इसे ट्राई करेगी, जो थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता था। वायर में करंट बह रहा था। केवल एक बार देखने से ही साकी ने समझ लिया कि यह हाई वोल्टेज करंट है। नाओको धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और साकी घबरा गई। बिना हेजिटेशन के नाओको ने साकी को बिजली का झटका दिया। वो जोर से कांपी और जितना तेज चिल्ला सकती थी चिल्लाई। नाओको के एक्शंस की वजह से हॉस्पिटल लाइट्स बंद हो गई। 1 मिनट के भीतर लाइट्स वापस आ गई। हॉस्पिटल में लोग इस घटना से हैरान थे। अराटा ने फ्लिकरिंग हॉस्पिटल लाइट्स को देखा, सोचते हुए कि पावर आउटेज क्यों हुआ। उसे ये अजीब लगा, लेकिन उसने उम्मीद की कि साकी की सर्जरी स्मूथली हो रही होगी। अराटा, नारुतो और कजुया अभी भी क्लोज्ड आईसीयू रूम को घूर रहे थे। देखते हुए तीनों ने आईसीयू डोर को किक करने की आवाज सुनी। यह साउंड कई बार रिपीट हुई। वे रुक गए, समझने की कोशिश करते हुए कि क्या हो रहा है। कजुया ने रियलाइज किया कि आईसीयू रूम में कुछ हुआ है और तुरंत दौड़ा। अराता और नारुतो ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि लाइट्स अभी भी ऑन थे जो सर्जरी इंडिकेट कर रही थी, लेकिन कजुया ने उन्हें इग्नोर किया और आईसीयू डोर तोड़ दिया। अराटा और नारुतो क्लोजली पीछे पीछे गए। तीनों शॉक में थे, नर्स की कटी हुई बॉडीज हर जगह देखकर। उनके लिए इस सिचुएशन को समझना मुश्किल था। उन्होंने सोचा कि क्या नाओको वहां थी। अराटा ने कुछ जलने की स्मेल पाई और सस्पेक्ट किया कि यही पावर आउटेज का कारण है।
काजुया ने बेड की तरफ देखा जहां साकी लेटी थी। उसका फेस बहुत सारे कट से भरा हुआ था। काजुया ने सोचा कि साकी मर गई क्योंकि उसकी स्थिति बचाई जाने वाली नहीं लग रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद साकी की आंखें खुल गईं और उसने ग्रोन किया, काजुया को बुलाते हुए। काजुया, अराटा और नारुतो की जान में जान आई। साकी अभी भी जिंदा थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने उस एक्सीडेंट को सरवाइव किया जो उसकी जान लेने वाली थी। नारुतो और अराटा ने तुरंत डॉक्टर्स को बुलाया साकी को बचाने के लिए। कजुया बेड के पास गया, साकी से कहा कि सब्र रखो। कोई नहीं जानता था कि बेड के नीचे एक हैलोवीन पंपकिन छुपा हुआ था। साकी लेटी हुई वाइड स्माइल के साथ थी। ये क्लियर नहीं था कि ये जेन्युइन स्माइल थी या केवल उसके कटे हुए लिप्स की वजह से सभी टीथ दिख रही थीं।